लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर जब से इलेक्शंस का बिगुल बजा है तब से तमाम उम्मीदवार इस रेस में हैं। वहीं दूसरी ओर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के उम्मीदवार सलीम अहमद परे जी भी हमारे साथ हैं। नाज़रीन किराम, हम इस वक्त साउथ कश्मीर में हैं और लगातार उन तमाम बड़े नेताओं से बात कर रहे हैं जो लोगों के बीच में जा रहे हैं और वोट मांगने की बात कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव बातचीत करेंगे सलीम अहमद परे जी के साथ, जो इस बार के इलेक्शंस में किस तरीके से लोगों के बीच में जाना पसंद करेंगे। और अभी कुछ ही घंटे बचे हैं और उसके बाद एकदम से जो है वो यानी कि कैंपेनिंग बंद कर दी जाएगी और उसके बाद जो है वो फिर नतीजे आपके सामने होंगे और देखेंगे कि किस किस मुकद्दर में क्या आता है। लेकिन सलीम परे जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बहुत बिजी स्केड्यूल है, 3-4 अहम तरीन सवालात होंगे। लोगों के बीच में आप जा रहे हैं, आवाम से बातचीत कर रहे हैं, साउथ के अंदर लोग आपसे मिल रहे हैं, लेकिन क्या आप महसूस करते हैं कि राजौरी पुंछ में भी लोगों का एक पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है? क्योंकि वहां से भी इंडिया अलायंस के उम्मीदवार हैं और जिस उम्मीदवार को मजबूत उम्मीदवार समझा जा रहा है, तो आप खुद को इस रेस में कहां पे देख रहे हैं? पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ पर तशरीफ़ लाया सर। इसमें कोई दो राय नहीं कि आज हमारा शेड्यूल किसी भी कैंडिडेट का हो, शेड्यूल टाइट रहता है, लेकिन आप यहाँ पर आए बातचीत करने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। चूंकि आज कॉन्स्टिट्यूएंसी हमारी अनंतनाग राजौरी की है, क्या इसका मतलब यह है कि कोई जो राजौरी में मजबूत है साउथ कश्मीर में मजबूत नहीं होगा? मेरा सिंपल ये सवाल भी रहेगा और गुजारिश भी रहेगी अपने लोगों से, आपके नाजरीन तक, कि लीडर कितना भी बड़ा हो, पार्टी कितनी भी बड़ी हो, अगर उस पार्टी ने आपका अच्छा काम किया है, मैं वो हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता, न मैं तनकीद करना चाहता हूं। साउथ कश्मीर से हमारे पार्लियामेंट मेंबर जनाब हसनैन मसूदी साहब थे। मैं लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर मसूदी साहब ने अच्छा काम किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस को और एक मौका मिलना चाहिए। ये मैं बहसीती कैंडिडेट नहीं कह रहा हूं, बहसीती एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी कहता हूं। यहाँ का शहरी होने के नाते मैं कहता हूं कि जनाब अगर मसूदी साहब ने काम अच्छा किया, 100% नामुमकिन है, अगर 50-60% लोगों के उम्मीदों के मुताबिक काम हुआ है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को और एक मौका मिलना चाहिए। रही बात पीडीपी की, अगर आपको लगता है कि पीडीपी ने अच्छा काम किया, बीजेपी और आरएसएस को यहां पर, अगर आप किसी भी जो सियासत ना भी जानता हो, पीडीपी के किसी वर्कर से भी पूछें कि बीजेपी और आरएसएस को किसने यहां पर लाया, वो जवाब यही देगा कि पीडीपी। मैं वो तनकीद वाली सियासत की मिल्क टॉफी पे नहीं जाना चाहता। अगर यहां के लोगों को ये लगता है कि जनाब पीडीपी ने अच्छा काम किया, बीजेपी और आरएसएस को यहां पर प्लेटफॉर्म दिया, मैं कहता हूं कि मैडम को और एक मौका मिलना चाहिए। रही बात, गलतियां होती रहती हैं और अगर मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब को ये गलती, सियासी बड़ी गलती हुई थी, महबूबा जी को एक मौका मिला था वो गलती सुधारने का, लेकिन वो फिर डटी रही मुफ्ती साहब के ख्वाब पे, कि मुफ्ती साहब का ख्वाब जो था उस पे डटी रही। फिर पीडीपी ने बीजेपी और आरएसएस को यहाँ पर बड़ा मजबूत किया। अच्छा, आप मानते हैं कि जम्मू कश्मीर में पीडीपी ने ही आरएसएस को मजबूत किया? मेरे मानने ना मानने से कुछ नहीं फायदा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ, ये लोग यहाँ जानते हैं जनाब, और मैं ये भी कहूंगा कि अगर वो अलायंस नहीं होता, हमसे हमारे जो हुकूक छीने गए शायद नहीं छीनते। अच्छा, यहाँ पर मैं रुकूंगा जरूर। जब हम अलायंसेस की बात करते हैं, मैं बहुत पहले से पीएचडी के जो हमारे प्रिंसिपल्स थे, हालांकि अब पीएचडी की बात नहीं, उसको दफनाया गया, इन्होंने दफनाया। मैंने तब भी कहा था कि मैं पीएचडी के प्रिंसिपल्स को सलाम करता हूं, लेकिन आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी की तनकीद ना करें। 1 महीने पहले आप देखें ना कि इनके तारीफों के पुल बांध रहे थे, यही पीडीपी तारीफों के पुल एनसी के बांध रहे थे कि जनाब हमारा फैसला फारूक साहब करेगा, बड़ा लीडर है। आज लोग इससे बड़े खफा और परेशान हैं कि जनाब अगर इन पे भरोसा, और यहाँ के लीडरान भी, पीडीपी के ग्राउंड लेवल पे जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो ये कैसे अब लोगों को बोलेंगे कि एनसी खराब है? एनसी के लीडर कैसे बोलेंगे कि पीडीपी खराब है? तो गुजारिश ये रहेगी कि अगर आप आमिर साहब मुझसे पूछेंगे ना ग्राउंड पे जाके,
यहाँ पर हर कोई खफा सियासत से है। सलीम अहमद परे जी, मोहम्मद सलीम परे जी, आप मुझे एक बात का जवाब देंगे क्या? आप इस वक्त कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या ये वोट गुलाम नबी आज़ाद साहब के नाम पे मिलेगा आपको? क्या ये डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के नाम पे मिलेगा, या बहैसियत एक उम्मीदवार सलीम परे जी के नाम पे ये वोट मिलेगा? देखिए, दो चीजें होते हैं। मैं अपना तारुफ आपने किया, थोड़ा इसको ऐड करना चाहता हूँ। आप कर सकते हैं। एडवोकेट मोहम्मद सलीम परे, मेरे पास एक जेवर है कि मैं बात कर सकता हूँ। हाई कोर्ट में भी बात की है मैंने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी बात की है, ये जेवर मेरे पास है। ठीक है, बाकी सियासी बैकग्राउंड मेरे पास नहीं है। और जहां तक आपने मेरे लीडर गुलाम नबी आजाद साहब की बात की, पार्टी में एक डिसिप्लिन होता है। मैं कह सकता हूं कि जनाब, मैं उसी तरीके से जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करूंगा जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद साहब ने की। चाहे वो 5 अगस्त 2019 की बात हो, 5 अगस्त 2019 के पहले की बात हो या उसके बाद की बात हो, मैं ऑन रिकॉर्ड आपके नाजरीन तक ये जरूर पहुंचाना चाहता हूं। मियां साहब एक बार बोले किसी भी जलसे में, मैं आपकी क़यादत, मैं आपकी नुमाइंदगी उसी तरीके से करूंगा जिस तरीके से हसनैन मसूदी साहब ने की। मैं गारंटी दूंगा कि मियां साहब की जमानत जब्त होगी। मैं उनकी बड़ी एहतराम और इज्जत करता हूं। खुदा के लिए मुझे बोले 3 पार्लियामेंट मेंबर्स आपके पास हैं, आपका मतलब आमिर साहब के पास नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक कैंडिडेट को क्यों नहीं उतारा? अगर फारूक साहब की सेहत ठीक नहीं थी, अकबर साहब की भी सेहत खराब हो गई, क्या मसूदी साहब की भी सेहत खराब हो गई? ये मुझे लगता है कि हिस्ट्री में पहली बार 3 सिटिंग मेंबर्स इस पे, जिस पे आपने पीएचडी तोड़ा कि आपके पास 3 पार्लियामेंट मेंबर से पीडीपी को हिस्सा नहीं मिलेगा। मैं उनकी बात कर रहा हूं, उनको कोट कर रहा हूं। फिर इन 3 में से उनने एक को क्यों नहीं उतारा? ठीक है, आज कपड़े चेंज करके, लेकिन पार्टी आपके पास वही है। कम्युनल वाली सियासत ना करें जो नेशनल। मैंने आपसे सवाल पूछा था कि वोट लेंगे तो किस बुनियाद पे लेंगे आप? क्या आप अपनी पार्टी के बुनियाद पे मिलेगा? ये वोट सिर्फ मोहम्मद सलीम परे एडवोकेट को नहीं मिलेगा, ये वोट गुलाम नबी आजाद साहब को डालना है, यहाँ के लोगों को। ये वोट हमारी पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी को डालना है। और तो वहां पे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में लोग मियां अल्ताफ अहमद लारवी को देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक मजबूत उम्मीदवार है जो इंसाफ दे सकता है। यहाँ पे तो एक तरफ पार्टी का सिंबल है आपके पास, वहां पे उनके पास उम्मीदवार का है। तो आप क्या मानते हैं कि ये दोनों चीजें क्लैश तो नहीं कर जाएंगी कहीं? मुझे लगता है कि उम्मीदवार कितना भी बड़ा हो, पार्टी कितनी भी बड़ी हो, ये आम लोग ही वोट डालते हैं। और शायद ये फैसला गुलाम नबी आजाद साहब का एक गांव घर के लड़के से, आमिर साहब बड़ी सफर काट के यहां पर पहुंचे इसलिए कि आज किसी आम घर के एक लड़के को भी मौका मिल रहा है बात करने का। और मुझे लगता है कि आम घर के लड़के और बड़े लीडर में ये फर्क है। मुझे पता है कि मेरे जो हमसाया है उसको यहाँ बिजली फीस से कितना प्रॉब्लम है। 2000 बिजली फीस पहुंचा। मुझे बड़े लीडर को शायद पता ना हो। मुझे पता है कि बेरोजगारी से यहाँ के नौजवानों की कमर टूटी है। हमारे यहाँ इर्द गिर्द में बहुत से ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने खुदकुशी की क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिला। कश्मीर के लोग आप क्या चाहते हैं? मुझे मुख्तसर सा जवाब दें। आप कश्मीरी लोग क्या चाहते हैं कि अगर आप पार्लियामेंट में चले जाएं तो आप क्या तब्दीलियां ला सकते हैं, और आपके कश्मीर क्या चाहता है? अगर हम जम्मू कश्मीर बात करते तो अच्छा लगता। नहीं, मैंने जम्मू के ऊपर भी आना है, लेकिन मैं पहले कश्मीर से पूछता हूँ क्योंकि यहाँ पे एक इमोशन भी जुड़ा हुआ है। इमोशन वाली सियासत मुझे लगता है आज का नौजवान इमोशन वाली सियासत नहीं करेगा, वो रिपोर्ट कार्ड पे वोट देगा। आपने देखा नॉर्थ कश्मीर में भी एक तब्दीली आई, आप देखें कितना वोट राइज वहां पर हुआ। अब यही देखें, आपने कहा कि कश्मीरी क्या चाहता है। कश्मीरी चाहता है कि यहाँ दिल्ली 2 पॉलिसीज कर रहा है। एक तरह से वहीद परा साहब जो कि पीडीपी का है, उस पे भी वही इल्जाम है, इंजीनियर रशीद पे भी वही इल्जाम है। बैसित वकील आपसे बात कर रहा हूं। परा कह रहे मुझे सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा। कंप्लीट करने दे मुझे। आप कानून बोलता है कि अगर आप 2 मुलजिम एक ही केस में, एक मुलजिम को आप रिहा कर रहे हो, दूसरे मुलजिम को आपको लाजमन रिहा करना है। मैं बैसित वकील आपके साथ बात कर रहा हूं। अगर वहीद परा साहब भाई है हमारा, उसको एक मौका मिला, बहुत अच्छा स्टेप है कि अपने वोटर के पास वो गया अपनी बात मनवाने, अपनी बात समझाने। क्या इंजीनियर रशीद साहब इस जम्मू कश्मीर का, इस मुल्क का बाशिंदा नहीं था? उसको आपने मौका क्यों नहीं दिया? वो तो सुप्रीम कोर्ट ने रिहा किया ना वहीद परा को। वो तो डिसाइड कर रहा है, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन वो डिसाइड कर रहा है, सबसे बड़ी अदालत है, वो डिसाइड कर रही है। सर मेरी बात सुने, यहां पर कोर्ट से पहले
लोगों का जो लोगों की अदालत है, वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पावर यहाँ का पार्लियामेंट रखता है। तो फिर तो हर मुस्लिम यहाँ का- हर हाँ, हर हाँ। हर हर कैदी मुल्जिम मत है वो। की हर कैदी की या मुल्जिम हर अगर होगा, हर इंसान की जनाब, सुनवाई जो है जनाब, वो घर से होगी। जनाब अगर मुल्जिम होता उसके खिलाफ फिर चालान कोर्ट में पेश किया गया होता, नहीं किया गया है। तो आप उसे बेकसूर समझते हैं? बेकसूर की बात नहीं है, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं बोलता हूं कि अगर दो इंसानों पे एक ही इल्जाम है, इंजीनियर रशीद साहब को मौका क्यों नहीं मिला कि वो अपने वोटरों के पास जाता? क्यों नहीं मिला, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये दिल्ली को बताना पड़ेगा, क्योंकि इंजीनियर रशीद साहब एक आम घर से आते हैं। वहीद परा साहब पीडीपी से आते हैं, पीडीपी का आशीर्वाद है और महबूबा जी का आशीर्वाद है, महबूबा जी का खास बंदा है। शायद महबूबा जी को आज भी दिल्ली का ही, नागपुर का ही आशीर्वाद है। अच्छा, आप समझते हैं मैडम महबूबा मुफ्ती को अभी भी भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट कर रही है? आप बताएं क्यों नहीं। मैं आपको और एक सवाल पूछना, आपको नहीं, आपके नाजरीन तक ये जरूर पहुंचाना चाहता हूं। यहां पर छोटे छोटे स्कैम होते हैं, बंद किए जाते हैं। फारूक साहब पे प्रूव्ड क्रिकेट स्कैम है। यहां नौजवानों को अगर वोट डालना होगा, नौजवान इसके खिलाफ जरूर वोट डालेंगे। जो वो करोड़ों का स्कैम है, उससे यहाँ के लड़कों को प्लेग्राउंड बनता, वो खेलते। ठीक है। अगर प्रूव्ड क्रिकेट स्कैम है, फारूक साहब खुला क्यों घूम रहे हैं? ये मुझे लगता है कि यहाँ के लोग समझदार हैं। मैं इसमें नहीं जाना अच्छा, चाहता। आप एक आम घर से हैं, आप एक आम घर से हैं, कोई पॉलिटिक्स नहीं है, आपका बैकग्राउंड नहीं है, सामने इतने मजबूत उम्मीदवार हैं, खुद को कहां पे सर एग्जिस्ट होते हुए देख रहे हैं? अगर आम लोग वोट डालेंगे तो आम लोग एक आम घर के लड़के को ही मौका देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर हमारे चीफ मिनिस्टर, हमारे पार्लियामेंट मेंबर और हमारे एमएलए 5% या 10% वोट जब पड़ते थे उसी से बनते थे। और ये वही 5% या 10% होते थे जिनको यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज अकोमोडेट करती थी, चाहे वो आपको ठेका देती थी, चाहे आपको मुलाजिम लगाती थी। बाकी 90% जो है उनके साथ इस्तेसाल होता है। आज मेरी गुजारिश उन 90% लोगों से ये रहेगी कि अगर आपको लगता है कि यहाँ की पार्टीज ने इंसाफ किया है, कोई भी, चाहे वो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी हो या नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हो, अगर आपको लगता है कि बीजेपी ने यहां पर गलत किया, 5 अगस्त 2019 का फैसला अगर आपको मंजूर नहीं है, आप निकलें और उसके खिलाफ वोट दें। अभी तो ना, प्लीज आई कंप्लीट। अगर आपको लगता है कि हसनैन मसूदी साहब को साउथ कश्मीर से एक मौका मिला, उन्होंने अच्छी नुमाइंदगी नहीं की, आज आप गाली गलौज ना करें, तनकीद ना करें, उनके खिलाफ वोट दें। सर, अगर आपको लगता है कि महबूबा जी ने अच्छा काम नहीं किया, बीजेपी और आरएसएस को यहां पर लाया, मुझे लगता है वैसे कि एक छोटा पॉलिटिकल वर्कर, मेरी गुजारिश ये रहेगी कि तनकीद हम ना करें, उनके खिलाफ वोट दें। सर, आप लोग ABCD से उठकर क्यों नहीं पॉलिटिक्स कर रहे हैं? मैं NC के पास जा रहा हूँ, वो कह रहे हैं, वो B कह रहे हैं, मैं आपके पास आ रहा हूँ, वो C कह रहे हैं। आप डेवलपमेंट के मुद्दों पे बात करें ना। आप लोग सिर्फ एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, एक कह रहा है A, दूसरा कह रहा है BCD। तो नौजवान तो चाहते हैं कि अपना मैनिफेस्टो दिखाएं। शक्कर टॉफी अगर होता, मैं आपके मुंह में वो डालता। आप मुझे एक जगह अपने इंटरव्यू में बताया कि मैंने किसी A टीम या B टीम, बहुत अच्छी बात की, और मैं दिल से चाहता हूं कि यहां पर आज लोगों से वोट हम रिपोर्ट कार्ड पे मांगे। हमारी पार्टी भले ही नहीं है, लेकिन गुलाम नबी आजाद साहब बड़े पुराने लीडर हैं। अगर मैं गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी या गुलाम नबी आजाद साहब के नाम पे वोट मांगता हूं, मुझे कहना चाहिए कि गुलाम नबी आजाद साहब, मैं डंके की चोट पे कहूंगा, अगर गलत आप मुझे सही करेंगे, आपके नाजरीन कमेंट बॉक्स में जरूर सही करेंगे। जो काम गुलाम नबी आजाद साहब ने 2 साल और कुछ महीनों में, बराबर 2.5 साल भी नहीं मिले, 2 साल और कुछ महीनों में किया, वो यहाँ की जमातों ने, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, हमें कोई जमीनी तनाज उनके साथ नहीं है, लेकिन ये फैक्ट्स हैं। आप देखें, जितने डिस्ट्रिक्ट, जितने तहसील, जितने कॉलेज, जितनी सड़कें गुलाम नबी आजाद साहब की इन 2 साल और कुछ महीनों में बनी, वो शेख साहब से, अल्लाह उनको मगफिरत फरमाए, शेख साहब से उमर साहब तक वो काम नहीं हुए। मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब और महबूबा मुफ्ती साहिबा 2 चीफ मिनिस्टर रहे, नहीं हुए। डबल शिफ्ट, ट्रिपल शिफ्ट का कंसेप्ट यहाँ पर किसने लाया? अगर किसी जगह कॉलेज बनता था, हज हाउस बना हमारा, यात्री निवास हमारा बना, वो 2-3 महीनों में उसकी इनॉग्रेशन भी होती थी और वो कंप्लीट भी होता था। चलिए, ये तो डेवलपमेंट की बात है। मैं चाहूंगा आप मुझे स्ट्रेट जवाब दें, घुमा फिरा के नहीं। एक तरफ इंडिया ब्लॉक है जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जिसमें कांग्रेस है, बाकी जमात हैं, PDP भी है, PDP भी है, यस एग्जैक्टली, वो लोग हैं। एक तरफ NDA वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी है। इंडिया ब्लॉक वालों को तो पता चल गया लोगों को वो किसके साथ है, लेकिन आप लोगों का पता नहीं चल पाया कि आप किसके साथ हैं। आप इंडिया ब्लॉक के साथ तो है नहीं है, तो हम क्या मानकर चलें कि आप लास्ट में बीजेपी या NDA के साथ जाएंगे? वन मोर थिंग सवाल इसी का जवाब ले।
आप ये खुद मानते हैं कि हम इंडिया ब्लॉक के साथ नहीं है, ये भी बताए ना कि हम एनडीए ब्लॉक के साथ भी नहीं है, हम न्यूट्रल हैं, हम न्यूट्रल हैं। लास्ट अगर एनडीए का ब्लॉक होता तो शायद बीजेपी यहां कहती कि जनाब आप बाल्टी पे वोट दो, क्यों हमारा चुनावी निशान है, जो कि उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने वाजे किया कि एनडीए में कौन है यहां पर, हम इंडिया ब्लॉक के साथ। और मैं आपको दिल से ये आपके नाजरीन तक पहुंचाना चाहता हूं, यहां की जितनी भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं ज्यादा से ज्यादा 2 सीटें या 3 सीटें जीत सकते हैं। इससे आप पार्लियामेंट में उतना बड़ा कुछ बवाल नहीं मचा सकते। अगर इंडिया ब्लॉक जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में बात करता है, मैं कल इंडिया 370 पे बात कर रहे हैं, 35 पे कर रहे हैं, स्टेटहुड लैंड राइट्स पे बात कर रहे हैं, क्या और क्या बात होनी रिकॉर्ड, मैं कैंडिडेट हूं ना, ऑन रिकॉर्ड रखे। कल इंडिया ब्लॉक राहुल जी ये ऐलान करे कि अगर हम पावर में आते हैं 370 वापस देंगे। वो कह रहे हैं स्टेटहुड 1 हफ्ते में देंगे। स्टेटहुड तो उसके लिए गुलाम नबी आजाद साहब ने 5 अगस्त 2019 को होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस मनवाया कि देंगे, वापस देंगे, वो ये हमारा हक है। वो कल ये बोले, अगर उनको लगता है कि 370 जो हमसे लिया गया हम पे जुल्म हुआ, कल राहुल जी ये बताएं कि हम 370 वापस देंगे, मैं कहता हूं मैं उनकी सपोर्ट करूंगा, ऑन रिकॉर्ड रखना चाहता हूं। अच्छा, ये तो इल्जाम है ना, एक इल्जाम तो ये भी है सर। और अगर आप ये जमातें जो इंडिया ब्लॉक में हैं, आपने एनसी, पीडीपी और कांग्रेस, सीपीएम कितनी पार्टीज हैं, फिर एनसी और पीडीपी तो यहां डिवाइडेड है, लोगों को परेशान क्यों करते हैं, लोग कहां पर जाएं फिर? आप समझ रहे हैं मेरी बात? दूसरी बात, आप शिवसेना की बात करें, क्या इंडिया ब्लॉक में नहीं है? आम आदमी पार्टी की बात करें, क्या वो इंडिया ब्लॉक में नहीं है? उन्होंने क्या जश्न नहीं मनाया था जिस दिन हम पे ये पहाड़ टूट पड़ा था 5 अगस्त 2019 जब 370 हमसे लिया गया था? क्या शिवसेना ने जश्न नहीं मनाया था? आप बोले मनाया था। आम आदमी पार्टी का रिकॉर्ड आज भी चेक करें। अगर उस दिन अरविंद केजरीवाल जी, मैं उनकी इज्जत और एहतराम करता हूं, अगर उस दिन उनने बीजेपी का समर्थन किया, वेलकम किया, राहुल गांधी आज अपनी कुर्सी बचाने के लिए इंडिया ब्लॉक में क्यों है? चलिए, ये तो ठीक है, ये आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वो 2 वोट पड़े हैं, हम मानते हैं जो चीज सही है वो सही है, हम उसको झूठ नहीं ठहरा सकते हैं। इल्जाम यह है कि गुलाम नबी आजाद कांग्रेस को डैमेज करने के लिए जम्मू कश्मीर में आया। G20 की आप बात कर लें, G23 की, उसमें लास्ट में 2-3 चेहरे रहे, बाकी सारे रिवर्स चले गए। अच्छा, उसके साथ साथ CWC वर्किंग कमेटी की बात करें, वो एक बड़ी लंबी गहरी बहस हो जाएगी हम दोनों की। लेकिन सवाल यह है कि गुलाम नबी आजाद साहब जो हैं वो कांग्रेस को डैमेज करने के लिए जम्मू कश्मीर में, और इन्होंने अपना एक भारतीय जनता पार्टी का एक ऑफशूट बनाया। एक गुजारिश रहेगी, जब आप सवाल पूछते हैं, आप बहुत अच्छा सहाफत का काम करते हैं, सवाल हम छोटा पूछे ताकि उसका टू द पॉइंट जवाब रहे। आपने कहा कि गुलाम नबी आजाद साहब कांग्रेस को डैमेज करने के लिए आए। आप चेक करें, वो चिट्ठी चेक करें जिसमें उन्होंने उनसे ये कहा कि जनाब हमारी पार्टी कमजोर होती जा रही है, हमें इलेक्शन करना चाहिए, हमें लोगों के बीच में जाना चाहिए। आप खुदा के लिए मुझे ये बताएं कि क्या ये कांग्रेस को मजबूत बनाना चाहते थे कि कमजोर बनाना चाहते थे? अगर आप गुलाम नबी आजाद साहब के आज भी इंटरव्यूज देखें, वो कहते हैं कि हम आज भी कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ हैं। लेकिन किस आइडियोलॉजी के साथ? जवाहरलाल नेहरू की आइडियोलॉजी के साथ, इंदिरा जी की आइडियोलॉजी के साथ। राहुल गांधी, देखें राहुल गांधी, अब क्या बताएं हम, राहुल गांधी साहब ने असल में बीजेपी को मौका कैसे मिला यहां पर आने का, जब कांग्रेस कमजोर होती गई। आज ये कांग्रेस यहां पर 1 या 2 सीटों के लिए उनको भीख मांगनी पड़ती है कि जनाब आप यहां पर लड़ें, वो वहां पर लड़ें। कांग्रेस सबसे पुरानी जमात थी। मैं दिल से चाहता हूं कि हमारे सेंटर में एक मजबूत अपोजिशन और एक मजबूत गवर्नमेंट की भी जरूरत है, दोनों। लेकिन कांग्रेस में मुझे वो नहीं दिख रहा है। चलिए ठीक है, ऊपर वाला करे कि यहां पर एक अच्छा कोई प्लेटफॉर्म बने जिससे हमारी सरकार भी मजबूत हो। वो लंगड़े लूड़े वाली सरकार नहीं कि 1 सीट के लिए आपने सरकार बनानी है और वो 1 सीट निकल गई आपकी सरकार टूट जाएगी। अपोजिशन भी हमारी स्ट्रांग हो। मुल्क की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जम्मू कश्मीर हम जम्मू कश्मीर पे आएंगे, मुल्क की सियासत बड़ी दूर हो जाएगी। जम्मू कश्मीर पे एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा मैं आपसे कि इतनी बड़ी फाइट है जहाँ पर मजबूत उम्मीदवार हैं, पुराने सीनियर लीडर हैं, और एक तरफ एक आप यंग हैं, बड़ी छोटी उम्र के हैं, और आप भी जो है वो अपना फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस इतने बड़े इलेक्शन में ले रहे हैं, तो आप सिचुएशन कैसे देख रहे हैं सर?
सिचुएशन हार जीत की बात नहीं है, बात यह है कि लोगों से जब मिल रहे हैं तो लोगों का क्या कहना है, किस तरीके की उम्मीद और तवक्को है, वो क्या जाहिर करना चाहते हैं। दो सवाल हैं ये। पहले एक सवाल का कि मैं मानता हूं कि मेरे खिलाफ बड़े लीडर और बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो पावर में रही हैं। दो बार, अगर मैं महबूबा जी की बात करूंगा, उनकी पार्टी 2 बार यहां सरकार में रही है। महबूबा जी बड़ी लीडर भी है, चीफ मिनिस्टर रही है। मियां अल्ताफ साहब हमारे 4-5 बार शायद मंत्री रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास तीन चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं। लेकिन मैं वही वापस उसी बात पे आऊंगा कि अगर इन पार्टीज ने, इन लीडर्स ने अच्छा काम किया है, मौका मिलना चाहिए। अगर मैं मियां साहब की बात करूं, अब मैं उनकी बहुत कदर करता हूं अगर आप मुझसे पूछेंगे, लेकिन खुदा के लिए आप मुझे ये बताएं कि अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, ये बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसमें 18 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इन 18 में से एक किसी अपने लीडर को क्यों नहीं उतारा? ये मेरा साहब भी तो जाके महाराष्ट्र से लड़े हैं इलेक्शन। नहीं, वो पुरानी हम आज की पॉलिटिक्स इज पॉलिटिक्स। हम आज की बात, मुफ्ती उमर साहब के खिलाफ हम आज की बात कर रहे हैं। 18 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्यों नहीं उतारा, ये मेरा सवाल है। दूसरा ये कि आपके लीडर तो आउट ऑफ स्टेट लड़े हैं। मैं टू द पॉइंट आऊंगा। अगर मियां साहब हमारे गुजर भाइयों के पेशवा हैं, मेरा डायरेक्ट मियां साहब से ये गुजारिश रहेगी और सवाल रहेगा, जिस दिन फारूक साहब ने गुजर बरादरी की गाली गलौज की, मियां साहब को उस दिन कंडम करना चाहिए था। जिस दिन फारूक साहब ने ये कहा था कि ये मैं वो लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, न मैं यहाँ के लोगों को और बांटना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद होना चाहिए। यहाँ पर गुजर, पहाड़ी, बकरवाल, कश्मीरी सब एक होने चाहिए। लेकिन जो ये वाला कार्ड नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खेला, मुझे लगता है कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस पे भारी पड़ने वाला है। अगर उस दिन शायद मियां साहब ने कंडम किया होता तो मैं कहता कि नहीं जनाब, गुजर बरादरी की इनको बड़ी फिक्र है, बड़े लीडर हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन वैसे कि एक गुजर लीडर, उनको उस दिन फारूक साहब के उस स्टेटमेंट, मैं आज भी इंतजार करता हूं कि काश मियां साहब उस स्टेटमेंट का कंडम करते, नहीं किया। और फारूक साहब को, उनकी पार्टीज को अगर किसी जमात का, किसी तबके का सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला, वो इसी गुजर बरादरी से हुआ। और उस दिन आपने उनको गाली गलौज देकर, मुझे लगता है बड़ा गलत बयान दिया था। वापस लेना, आज भी वापस लेना चाहिए। और मैं और एक बार ये कहूंगा कि आज रिपोर्ट कार्ड के साथ साथ ये देखना चाहिए कि पार्लियामेंट में आपकी आवाज कौन बन सकता है। सर, आप पहले कांग्रेस में थे ना? आप कभी किसी पॉलिटिकल जमात के साथ आपका ताल्लुक रहा? मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के पीएचडी के, ये बोलूंगा पीएचडी के नाम पे इलेक्शन, डीडीसी का इलेक्शन लड़ा था। फिर यह कह सकते हैं कि आसान फरामोशी तो नहीं रही है ना। आप एक बार, आप चूंकि नए हैं, खुदा के लिए आप मेरे वो वीडियोस देखें जिस दिन डिलिमिटेशन हुआ था, जिस दिन मैंने पहला, आई एम पुटिंग इट ऑन रिकॉर्ड, मैंने पहला प्रोटेस्ट यहां पर डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में किया था। और उस दिन मेरा सवाल यही था, ये मैं आज तनकीद वाली बात नहीं करूंगा। मैंने उस दिन ये कहा था कि जनाब, हमने 3 पार्लियामेंट मेंबर्स, मैं उस दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ था, मैंने ये कहा था कि जनाब हमारे 3 पार्लियामेंट मेंबर्स हिंदुस्तान के ऐवान में हैं, खुदा के लिए खड़े हो जाएं और हिंदुस्तान को ये कहें, बीजेपी को ये कहें कि अगर हमारी बात को इज्जत आप नहीं करते, हम इस्तीफा देंगे। मैंने बीजेपी को ओपन तनकीद किया था। और शाम को मुझे फोन आया कि जनाब आपको किक आउट किया जा रहा है। मैंने नेक्स्ट दिन, जिस वक्त वो मुझे किक आउट करते, मैंने यहां से खुदा हाफिज कहा। और मैं आज, मुझे लगता है कि आज लोग रिपोर्ट कार्ड के साथ साथ, एक रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए, दूसरा आप उन मुद्दों पे और उन वादों पे वोट दें जो अचीवेबल हो। सर, लास्ट का एक सवाल लेना चाहूंगा, एक छोटा सा शॉर्ट मैसेज। कुछ ही घंटे बाकी बचे हैं, उससे पहले आपके चाहने वाले, आपके देखने वाले, आपके सुनने वाले लोग, और क्या पैगाम, बिल्कुल छोटा सा। मैं गुजारिश ये करूंगा कि शायद हम हर जगह नहीं पहुंच पाए, लेकिन मेरी गुजारिश
एडवोकेट मोहम्मद सलीम परे, जो कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी का गुलाम नबी आज़ाद साहब का कैंडिडेट है, मेरी गुजारिश ये रहेगी कि अपना वोट आप सोच समझ कर दें, अपना वोट, कीमती वोट आप ज़ाया ना करें। और तमाम जितने भी आपके नाजरीन हैं, मैं गुजारिश करूंगा कि आप 25 मई को निकलें और वोट डालें। अगर आपका सियासी इस्तेसाल हुआ है, जिस किसी पार्टी का भी आपके साथ इस्तेसाल हुआ है, उसके खिलाफ वोट डालें। और वैसे तो एक आम घर से आता हूं, मेरी गुजारिश ये रहेगी, मेरी अपील ये रहेगी कि खुदा के लिए आज हम एक आम घर के लड़के को भी मौका दें। मैं कोशिश करूंगा कि इंशाअल्लाह आपके तमाम तवक्कात पे खरा उतरूंगा, और जब मौका मिला तो हिंदुस्तान के ऐवान में यहाँ के बेरोजगारों की बात करूंगा, पूरे अनंतनाग राजौरी की बात करूंगा, मैं यहाँ पर डेवलपमेंट की बात करूंगा, मैं यहाँ पर जो हमारा बेरोजगार लड़का नशे की लत में पड़ा है, कोशिश करूंगा कि इन बेरोजगार लड़कों को इस नशे की लत से बाहर निकालूं। और यहाँ पर जो महंगाई है, चाहे पावर बिल की बात हो, इन मुद्दों पे बात करूं, कोशिश करूं कि जो इस्तेसाल यहाँ के कौम के साथ, यहाँ के बुजुर्गों नौजवानों के साथ हुआ है, कोशिश करूंगा कि उसको हम अलविदा करें और ख़त्म करें। बहुत बहुत शुक्रिया। सलीम अहमद परे जी का मानना है कि डेवलपमेंट पे बात होनी चाहिए। इनका ये लोगों से एतमाद है कि लोग जो हैं वो रिपोर्ट कार्ड को देखकर जो है वो वोट दें। बात होनी चाहिए यहाँ के जो मेन मुद्दे हैं, जैसे कि ये कह रहे हैं कि बिजली का बिल स्मार्ट मीटर लग रहा है, यहाँ पे टूरिज्म में बढ़ावा होना चाहिए, डेवलपमेंट आनी चाहिए। और मैं ये पर्सनली मानता हूँ कि वोट फॉर एजुकेशन, वोट फॉर वुमेन राइट्स, वोट फॉर जॉब्स, वोट फॉर फार्मर्स, वोट फॉर लद्दाख, वोट फॉर मणिपुर, और वोट करें उस लीडर को जो अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यूज देने की हिम्मत रखे, वोट करें उस लीडर को जो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस देने की हिम्मत रखे, और वोट करें उस लीडर को जो बिना किसी जाति धर्म की आधार के बगैर अपने मैनिफेस्टो में नौजवानों को मजबूत करने की कोशिश करे। यही हमारी जमहूरियत है। वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर डेमोक्रेसी। कुछ ही घंटे बचे, उसके बाद एकदम से जो है वो इलेक्शंस का आखिरी पड़ाव होगा और उसमें वोटिंग होगी, और उसके बाद फिर 4 जून को हम एक बार फिर से मिलते हैं। किसके सर पे सजेगा ताज, कौन बनेगा यहाँ का राजा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन तब तक हम नज़र बनाए रखेंगे। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ, साउथ कश्मीर से।